तो हमारी जो बुक में बॉन्ड्स, इशूअर ऑफ बॉन्ड्स जो कवर किए हुए हैं वो 5 प्रकार के हैं. फर्स्ट इज कॉरपोरेशंस. सो कॉरपोरेशंस को पैसा रेज करना होता है, दे ऑल्सो कम इन टू द बॉन्ड मार्केट. दीज कॉरपोरेशंस कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे NBFC वगैरह होती है, दे ऑल्सो ट्राई टू रेज द फंड फॉर द कंपनी. एंड दीज कैन बी नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. नॉन फाइनेंशियल में ले सकते हैं कि कई बार कुछ कंपनीज होती हैं, दे रेज मनी फ्रॉम बैंक्स और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, बट उसके लिए क्या करती है, दे गिव अ बॉन्ड टू द बैंक. कि ठीक है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस को पैसा रेज करना है, दे कैन इशू अ बॉन्ड इन द मार्केट. कि ठीक है, जिसको हुएवर वांट्स टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी ही कैन परचेज बॉन्ड्स ऑफ अ मार्केट. इनफैक्ट जियो के तो काफ़ी सारे बॉन्ड्स म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में पड़े हुए हैं. एंड दीज आर गुड बॉन्ड्स, मतलब जहाँ पे अच्छा पैसा कमा के दिया है इन्होंने. So yeah, so this is first entity which is the issuer of bond. Second entity is sovereign national governments. So governments जो होती हैं अलग अलग देशों की, they also need money to operate obviously, right? So these are considered the best quality bonds for any country, because we have the supreme level of confidence in the sovereign of a nation, right? हमें ये लगता है कि चलो और कोई डिफ़ॉल्ट हो जाए, कल को रिलायंस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बट मोदी जी तो शायद डिफ़ॉल्ट ना करें कम से कम. अभी तक तो यही मानते हैं भाई, है ना. तो दीज आर कॉल्ड द सोवरेन नेशनल गवर्नमेंट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बॉन्ड इशू करती है टू रेज फाइनेंस फॉर दमसेल्व्स. अभी आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड की ईल्ड होगी समवेयर अराउंड 6% और 5.95%, somewhere around that level it is trading. So yeah, these are the second type of issues of bond. थर्ड टाइप है नॉन सोवरेन गवर्नमेंट्स. नॉन सोवरेन से मतलब हो गया कि जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गई, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, ये हो गया कि नॉन सोवरेन में. सो दे ऑल्सो नीड मनी, एंड द बेस्ट वे टू रेज मनी फॉर देम इज अ बॉन्ड मार्केट वेयर दे गेट money quickly and at the best rate of interest for themselves and for the institutions. फोर्थ है क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटीज़. क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ हु आर नॉट एक्चुअली गवर्नमेंट की डिफरेंट मशीनरी के पार्ट्स है. सो फॉर एग्जांपल दिस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रेल डिपार्टमेंट है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे ऑल्सो नीड finance for their working. Like any corporation would need money for their, like money to function, right? So they raise money by issuing bonds. RFC, Rajasthan Financial Corporation, इनके बॉन्ड्स चलते हैं मार्केट में. IRC किसी के आई थिंक बॉन्ड्स तो नहीं चलते, हाँ, बट जैसे RSRTC है, इनके बॉन्ड्स चलते हैं. सो लॉट ऑफ क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटीज रेज मनी. अनदर इशूर ऑफ बॉन्ड इज सुप्रा नेशनल एंटिटीज़. अब ये एंटिटीज़ वो होती हैं जो ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं. वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है. सो दीज आर द बिग एंटिटीज़, जायंट एंटिटीज़ जो ग्लोबल लेवल पे काम करती हैं, एंड दे रेज देयर मनी बाय इशूइंग बॉन्ड्स. सो दीज आर द फ्यू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ issues of bonds, and this is the first feature that we covered about bonds. Now let's move on to the second feature, which is bond maturity. ये बहुत एक important concept है कि bond maturity actually defines the tenure of the bond. आज कोई so initially in the beginning of the chapter also I said bond is a contractual obligation between two parties. कि ठीक है भाई, मैं पैसा लेके तुझे रीपे करूँगा, बट रीपे भाई साहब कब करूँगा, टाइम तो डिफाइन होगा ना उसका कुछ. तो वो होती है बॉन्ड मेच्योरिटी. कि मैंने बोल दिया कि भाई मैं 1 साल में तेरा पैसा चुका दूँगा, तो जो मैंने और तेरे बीच में जो बॉन्ड हुआ है वो 1 साल का हुआ है. सो दिस इज वन पीरियड वुड बी कॉल्ड द बॉन्ड ड्यूरेशन इन विच द बॉन्ड विल मेच्योर एंड आई विल रीपे द होल अमाउंट. ठीक है. Once a bond has been issued, the time remaining until maturity is referred to as maturity or tenure of the bond. Bonds that have no maturity are called perpetual bonds. In famous Yes Bank 81, wow, 81 bonds were perpetual bonds. So if anyone of you follow finance regularly and try to read more and more about it, so you must be knowing कि सबसे famous bonds जो retail investors actually जानते हैं
वो परपेचुअल बॉन्ड्स। ठीक है, परपेचुअल बॉन्ड्स में क्या होता है कि देयर इज़ नो टाइम लिमिट डिफाइंड एट सच। ईश्वर बोलता है कि भाई मैं तेरे को हर साल इंटरेस्ट देता रहूँगा। एंड जब मेरे को लगेगा हाँ भाई ठीक है मेरे पास पैसा है, आई डोंट नीड टू रेज मनी फ्रॉम आउटसाइड, आई रीपे यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। मैं उसी टाइम तेरे को पूरा का पूरा पैसा वापस कर दूंगा और मेरा बॉन्ड वापस ले लूँगा। सबसे फेमस येस बैंक के 81 बॉन्ड्स, AT1 नॉट 81, AT1 विच आई मेंशन ओवर। ठीक है, ये बॉन्ड्स बहुत फेमस हुए थे। फेमस क्यों हुए थे? येस बैंक बीइंग येस बैंक बोल दिया भाई हमारे तो बस की नहीं है, कर दो उसको ज़ीरो कर दो। परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड होते हैं। सो अनसिक्योर्ड में देयर इज नो लायबिलिटी अपॉन द इशूअर कि भाई वो पैसा चुका है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए पैसा चुकाता है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही फील्स कि यार ठीक है भैया अब मेरी बस की नहीं है, नाउ आई कांट रीपे एनी मोर, वो अपने हाथ खड़े कर सकता है। एज ए इन्वेस्टर इट वॉज योर रिस्क दैट यू इन्वेस्टेड इन परपेचुअल बॉन्ड, इट इज़ नॉट हिज रिस्क, राइट? सो येस बैंक में सेम चीज़ हुई थी। येस बैंक ने बोल दिया कि हमारी बस की नहीं है, वी कांट पे यू एनी मोर। जिन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने येस बैंक के 81 बॉन्ड्स अपने पोर्टफोलियो में रखे थे, दे हैड टू इवेंचुअली टेक लॉसेस इन देयर बुक्स, मेक द वैल्यू कम डाउन टू जीरो एंड इट्स गॉन, like totally gone. Now you can do nothing about it. So usually I never suggest any investor to go for perpetual bonds, right? हाँ, अब बॉन्ड्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, एक होती है कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़। मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ वो होती है जिनकी बॉन्ड्स की मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है, एंड कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ वो होती है जिनमें बॉन्ड्स की मेच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है। दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स using the feature of bond maturity, so there's nothing very complicated around it. Now the third feature that we would be reading about would be the par value. So par value होती है कि मैंने 1000 रुपये का बॉन्ड इशू करा और 1000 पे ही वो ट्रेड कर रहा है, सो इट इज़ ट्रेडिंग एट इट्स पार वैल्यू। अगर ये बॉन्ड कल को 1050 रुपये ट्रेड करता है या 997 रुपीज़ पे ट्रेड करता है, सो इट कैन बी अबव और बिलो इट्स पार वैल्यू। अगर 1005 पे ट्रेड कर रहा है, सो द बॉन्ड इज ट्रेडिंग अबव इट्स पार वैल्यू। सो जो 5 रुपये जो बच रहा है या 50 रुपये बच रहा है, कोई भी एग्जांपल हो, 1050 लो 1005 लो, जो ये प्राइस अबव द पार वैल्यू इज कॉल्ड द प्रीमियम, ओके, एंड द प्राइस बिलो द पार वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्काउंट ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है, वेरी सिंपल। When the current price of the bond is equivalent to its face value, which was 1000 in our example, the bond is said to be trading at par. When the bond is trading at less than fair value, it is said to be trading at discount. When the current price of the bond is above the par value, it is said to be trading at premium. Very simple. Now the fourth feature which we would be covering is coupon payment. Coupon क्या होता है? तो कूपन ये होता है कि आज मैंने एक बॉन्ड लिया, ठीक है, अब उसमें बोलता है कि भाई मैं 9% तेरे को हर साल दूंगा अगले 10 साल के लिए, ठीक है, और उस 9% में तेरे को हर साल दूंगा अगले 10 साल के लिए, ठीक है। सो इन्वेस्टर को क्या लगता है ये मेरा रिटर्न है, बोला रिटर्न आपका ये नहीं है। बॉन्ड होल्डर ने जो बॉन्ड इशूअर है उसने बॉन्ड होल्डर को बोला मैं 9% तेरे को हर साल दूंगा 10 साल के लिए। ये जो 9% है ये तो हुआ कूपन, बट रिटर्न क्या हुआ? कल को ये मान लो कि वो बॉन्ड जो है वो आपने ख़रीदा 105 रुपये में, आपने जो पार वैल्यू है उससे ज़्यादा प्राइस पे ख़रीदा सेम बॉन्ड, तो आपको जो रिटर्न बनेगा वो नेचुरली 9% से कम बनेगा। और सेम बॉन्ड अगर आप मान लो 1000 रुपये की जगह 997 पे लेते हैं, तो नेचुरली आपका जो रिटर्न होता है वो 9% से ऊपर होता है। Very simple concept, nothing very difficult about it. Coupon rate is the annual percentage of its par value that will be prepaid to its bondholders. Coupons are paid monthly, annually, and quarterly. Bonds with a fixed coupon rate is called plain vanilla or conventional bonds. Okay, bonds with no interest prior to maturity are called zero coupon और प्योर डिस्काउंट बॉन्ड्स। कई बॉन्ड्स जैसे होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है आज हम आपको एक बॉन्ड है 860 रुपीज़ में ले लो, हम आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे 5 साल के लिए, 5 साल बाद
पूरे आपको 1,000 रुपये एक साथ दे देगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इन्वेस्टर को रिटर्न आया ही नहीं, इन्वेस्टर को रिटर्न आया ना। 860 की चीज़ परचेज करी 1,000 रुपये में 5 साल, उस चीज़ के इसको 1,000 रुपये मिले 5 साल बाद। सो जो डिफरेंशियल 2 टाइम पीरियड का है, ठीक है, उसमें उसने कितना कमाया एडिशनल 140 रुपीज़। सो 140 रुपीज़ द रिटर्न विच ही गॉट ओवर हिज इन्वेस्टमेंट ऑफ 860 रुपीज़। अब इसको एनालाइज करके यूज योर मैथ एंड यू विल गेट द रिटर्न। सो कूपन पेमेंट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू yield. Depending upon the price which you pay on the bond, it can be above or below the par value, and depending upon that you will get the yield. Okay, coupon is but not equal to yield always. It can happen only when the bond is trading at par value, and never in the situation where it is trading at premium or discount. Currencies. So bonds can be issued in many currencies. कोई भी करेंसी आप इशू कर सकते हो। अ डुअल कूपन करेंसी बॉन्ड मेक्स कूपन पेमेंट इन वन करेंसी एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट एट मैच्योरिटी इन अदर करेंसी। अ करेंसी ऑप्शन बॉन्ड gives bondholder a choice of which two currencies they would like to receive their payment in. So कई बार क्या होता है, कोई बॉन्ड्स में ये बोलते हैं कि भाई इंटरेस्ट तो कोई और करेंसी में आएगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है कोई और करेंसी में। ऑनेस्टली वैसे मैंने कभी ये बॉन्ड्स देखे नहीं है, बट हाँ वी आर जस्ट स्मॉल स्निपेट ऑफ द मार्केट, सो दे माइट बी सच काइंड ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग। इंडिया में एटलीस्ट मैंने नहीं देखे हैं टू बी ऑनेस्ट, बट हाँ दीज आर द काइंड ऑफ बॉन्ड्स विच ट्रेड इन द मार्केट। एंड या नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट फीचर, बॉन्ड इंडेंचर्स एंड कॉन्वेनेंट्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है, सो बॉन्ड इज असेंशली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बोरोवर एंड लेंडर। बोरोवर को लेंडर ने बोला कि भाई तू मुझे इतने साल बाद पैसा पे करेगा। अब जो क्या होता है, ज़िंदगी में किसी से भी कभी पैसा लोगे ना, अगर लेने की ज़रूरत पड़ी तो हमेशा खुद की क्या कहते हैं, he'll try to put his point forward always, and sometimes in a way that you don't like it. So bond indentures and covenants वही चीज़ है कि बोरोवर ने बोल दिया लेंडर को, लेंडर ने बोल दिया बोरोवर को कि भाई तूने मुझसे पैसा लिया है, सो नाउ यू हैव टू डू दिस फॉर मी। Okay, so he can define certain obligations and restrictions on the borrower. A lender can define certain obligations and restrictions on borrower, which will form the basis for all future transactions between borrower and issuer. So if any of you is in investment banking or has any kind of correlation with retail banking also, so he must be knowing कि जैसे if he is taking any kind of home loan or if he is doing any kind of project finance, so bond जो बैंक होता है it defines certain things कि you can't lend this property to someone else, you can't take money on this property, or like certain obligations and restrictions are put on the borrower. So these are called bond covenants and indentures. They can be positive, negative depending upon the kind of indenture which is there, but yeah. Now let's move on to the next feature. Now move on to the next concept, which is how bond is affected by where they are issued and traded from. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 99% से क्वेश्चन एक नहीं तो उठ के आना ही आना है। खैर CFA में कुछ फिक्स नहीं होता, बट हाँ ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ घुमा फिरा के इस पर एक क्वेश्चन तो डाल ही देते हैं ना, यूजली तो यही होता है। सो बॉन्ड्स अलग अलग देशों में इशू होता है, ठीक है, अलग अलग टर्म्स हैं इसके लिए, ये थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेना। सो बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय फर्म डोमिसाइल्ड इन इंडिया एंड ऑल्सो ट्रेडेड इन दैट कंट्रीज करेंसी आर कॉल्ड डोमेस्टिक बॉन्ड्स। ये प्लेन वनला कॉन्सेप्ट है। आज भी रिलायंस के मोटा भाई आए अपने, उन्होंने बोला कि ठीक है मेरे को 1,000 करोड़ इशू करने हैं, रेज करने हैं। उन्होंने बॉन्ड इशू करा इंडियन करेंसी में, इंडियन मार्केट में ही ट्रेड हो रहे हैं। सो दीज आर डोमेस्टिक बॉन्ड्स, ठीक है। बट व्हेन बॉन्ड्स आर इशूड बाय अ फर्म इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री बट ट्रेड ऑन द नेशनल बॉन्ड मार्केट ऑफ अनदर कंट्री इन दैट कंट्रीज करेंसी आर कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड्स। अब ये सोचो, कल को भी अपने इलॉन मस्क टेस्ला का, उसने बोला यार मुझे तो 1,000 करोड़ रुपये चाहिए, ठीक है। उसने क्या करा, बॉन्ड इशू करे, बॉन्ड इंडिया के मार्केट में इशू करा,
ठीक है, इंडिया के मार्केट में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, और इंडियन करेंसी में ट्रेड हो रहा है, बट जो कंपनी है वो एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है। तो टेस्ला हमारे लिए क्या हो गया, एक फॉरेन बॉन्ड हो गया भाई, फॉरेन कंट्री में बॉन्ड इशू हुए हैं, ठीक है। या इसको इस तरीके से समझो, हमारे कॉन्सेप्ट हमारे हिसाब से समझो कि रिलायंस ने अमेरिका गया, बोला क्या मुझे तो 1,000 करोड़ यूएस डॉलर्स रेज करना है, मोटा भाई ने बॉन्ड्स इशू कर दिए, ठीक है। और अब रिलायंस के बॉन्ड्स यूएस स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं, यूएस करेंसी में ट्रेड हो रहा है, सारी जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो यूएस करेंसी में हो रही है। बॉन्ड्स है इंडिया के, मतलब एक इंडियन कंपनी के, ट्रेड हो रहे हैं यूएस में, और यूएस करेंसी में ही ट्रेडिंग हो रही है उसकी, ठीक है। सो दोज आर कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड्स। और यहाँ मैंने एग्जांपल भी दिया कि एग्जांपल बॉन्ड्स एप्पल इशूड इन इंडिया एंड ट्रेडेड इन INR एंड आर इन ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट्स ऑफ इंडिया, जस्ट लाइक मैंने इलॉन मस्क वाला एग्जांपल लिया था, या फिर इसको फ्लिप करके आप मोटा भाई के लिए भी बना सकते हो, ठीक है, रिलायंस के लिए। सो दीज आर कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड्स। अब एक और तरीके के बॉन्ड होते हैं विच आर यूरो बॉन्ड्स। यूरो बॉन्ड्स बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सो यूरो बॉन्ड्स क्या होते हैं, यूरो बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी वन कंट्री and denominated in a currency different from the currency of the country in which they are sold. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा समझने में, बट इसको एग्जांपल से समझता है कि भाई जैसे मान लो एप्पल के बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इंडिया में सेल हो रहे हैं, बट अगर इंडिया की ही करेंसी में डिनोमिनेट होते तो फॉरेन बॉन्ड्स कहलाते। बट मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड्स एप्पल के हैं, इंडिया में ही ट्रेड हो रहे हैं, बट इंडिया में ट्रेड हो रहे हैं यूएस करेंसी के, US dollar. So bond which is issued outside India but is trading in India, but India में ट्रेड कर रहा है खुद की करेंसी में, मतलब US डॉलर में ट्रेड कर रहा है, it is not trading in INR, then it is called a euro bond. Bond which are issued outside the jurisdiction of any one country, jurisdiction of India उससे बाहर है, ठीक है। इंडिया के बॉन्ड्स नहीं है ना, बॉन्ड्स तो एप्पल ने अपने बॉन्ड्स इंडिया में इशू करे हैं, ठीक है, एंड दे आर डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स वाइल बीइंग ट्रेडिंग इन इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं बट US डॉलर में डिनोमिनेट हुआ है, तो दोज आर कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड्स। Now the next concept is how bond is affected by the issuing entities. So कई बार क्या होता है, there are different entities which are issuing a bond, ठीक है, and it really reflects upon the cash flow model of the bond, क्योंकि because eventually जो आपका cash flow model होता है it depends कि bond issue कौन कर रहा है. If there is a good company which is issuing bonds, so for example something like Reliance or Adani is issuing a bond, naturally वहाँ पे risk investor का कम है, जहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क कम वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा, रिटर्न कम फॉर द इन्वेस्टर, राइट। सो उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हाउ बॉन्ड इज़ अफेक्टेड बाय द इशूइंग एंटिटी। सो अगर कोई बॉन्ड है जिसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है, क्रेडिट क्वालिटी अच्छी है, तो नेचुरली वहाँ पर रिस्क कम होता है, एंड नेचुरली जहाँ रिस्क कम वहाँ रिटर्न भी कम। सो that also affects the bond. Sometimes an entity is, ये बहुत important concept है, sometimes an entity is created solely for the purpose of specific assets of the issuing entity and issuing bonds for the to fund the purchase of those assets. These are called SPVs. ये हुआ था 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में। तब क्या हुआ, जो वहाँ की फॉरेन जो अमेरिकन कंपनीज हैं उन्होंने क्या करा, दे मेड SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, और स्पेशल पर्पस एंटिटीज, SPVs और SPEs बोलते हैं। सो फॉर एवरी बॉन्ड विच वॉज इशूड ओवर देयर, नाउ उनको लग गया कि यार ठीक है एग्जॉस्ट हुए, नाउ द फंड रेजिंग कैपेसिटी इज समवट लिमिटेड, सो नाउ दे टुक द असेट्स। सो एनी NBFC, सपोज कोई भी NBFC है अमेरिका में, now what they did, they took the asset pool which they had, shifted it to another SPV altogether,
नाउ उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ये एस के पास ये पूल ऑफ एसेट पड़ा हुआ है. नाउ वट एवर cash flow that SPV would be having they would be having it on the basis of that asset pool which they took it from the NBFC, right? So this SPV now uses this whole asset pool which they have to service the cash flow of any bond which they issue in future. Now अब क्या हुआ है, the cash flows which they have to honor are securitized against the asset pool which they have, right? So this security which is being given by the asset pool for the SPV gives comfort to the investor while investing in a bond. So SPVs are kind of a bankruptcy remote vehicles. Why are they bankruptcy remote vehicles? Because उन्होंने एक सिक्योरिटी दे दी टू द इन्वेस्टर कि ठीक है यार, मैं कल को पैसा डिफ़ॉल्ट करा तो इस SPV के पास ये असेट्स पड़े हैं, ये असेट्स बेच के वो पैसा अपना वापस पा सकती है. तो एक सवाल कहीं भी किसी स्टूडेंट के मन में आ सकता है कि यार अगर ऐसा ही है तो why not the NBFC itself did that? Because NBFC didn't do that for two reasons. First, it is very difficult for an NBFC to separate out a certain asset pool from its books, right? So अब वो एक NBFC है, उसके 100 करोड़ की बुक्स है, वो सबको अलग अलग करके तो बॉन्ड इशू कर नहीं सकती ना. Eventually bond would be on the total asset characteristic of the NBFC as a whole. So that's why this concept of SPV was created कि ठीक है, एक सर्टेन एसेट पूल को अलग से बाहर निकाल दो, उसकी अलग रेटिंग रखो, अलग सब कुछ रखो, एंड उसके बेसिस पे ही दे विल ऑनर द कैश फ्लोज एंड रिसीव द बॉन्ड्स मनी फ्रॉम द कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टर. ठीक है. And this also helps NBFC in a way that the burden of the asset pool from the books also reduces, because liability and the responsibility all together shifts to the SPV. So this is kind of a good thing for both the parties, जहाँ पे investor भी खुश है कि भाई ठीक है, his loans are securitized, there is no risk against his bond cash flows, and as well as NBFC is happy कि ठीक है यार, books से थोड़ा रिस्क कम हुआ. नाउ देयर बुक्स आर लिटिल लाइट. हाउ बॉन्ड्स आर अफेक्टेड बाय द सोर्स ऑफ रीपेमेंट. सो डिफरेंट एंटिटीज हैव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रीपेइंग ऑन द बॉन्ड्स. सो सोवरेन बॉन्ड्स जो होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट इशू करती है, दे रीपे द कैश फ्लोज बाय थ्रू टैक्स रिसिप्ट्स विच दे रिसीव फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ कंट्री. क्वासी सोवरेन गवर्नमेंट्स जो होती हैं, they use the general taxes, revenues from specific projects, special taxes, VAT वगैरह, GST वगैरह जैसे लगाता है. So उसके through they try to repay those cash flows. Corporate bonds are obviously paid by the cash flows of the company, and securitized bonds, as I told you, कि जो भी cash flow financial assets जिनको जो asset pool जो SPV के पास है which they own in the books, securitized bonds make payment through that only. Now a very interesting concept that how a bond is affected by the collateral. So collateral जो पूरा, अगर कोई फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचे ना, तो जो पूरी बॉन्ड मार्केट है, ठीक है, ये एक इंटरेस्ट रेट के गेम पे चल रही होती है. ठीक है. इंटरेस्ट रेट फॉर द इन्वेस्टर एंड सिक्योरिटी फॉर द इन्वेस्टर, कि उसके पास क्या सिक्योरिटी है, हाउ ही कैन अचीव द सेम मेंटल पीस, हाउ ही कैन रिमेन सेन विथ हिज इन्वेस्टमेंट्स. वो सैनिटी केवल इन्वेस्टर को मिलती है थ्रू हिज वैल्यू ऑफ कोलैटरल. उसको ये रहता है कि हाँ यार ठीक है, जिसको मैंने पैसा दिया उसके पास कुछ कोलैटरल है, एंड थ्रू हिज कोलैटरल वो अपना पैसा चुका देगा. मेरे को भाई इतना विश्वास है वो चुका देगा अपना पैसा, वो कल को उसको असेट को बेच के अपना पैसा दे देगा. सो द कोलैटरल टाइप रियली अफेक्ट्स द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली. कुछ बॉन्ड्स होते हैं where there is no security altogether. These are called unsecured bonds. Usually investors they shouldn't go for that. But जो secured bonds होते हैं, they claim to have specific asset of the corporation which reduces their risk of default, and consequently the investors' risk also reduces, and therefore the return, right? Secured debt is also referred to by the type of collateral pledged, right?
अनसिक्योर्ड बॉन्ड का जैसे मैंने बताया कि दे claim to have a claim on the overall assets and the cash flows of the issuer but don't have any specific claim. मतलब कल को अगर कोई बॉन्ड इशूअर है जिसने एक अनसिक्योर्ड बॉन्ड इशू करे हुए हैं, आपने परचेज करे हुए हैं, कल को बोल देता भाई मैं नहीं दे रहा, कल क्या करेगा? आप कुछ भी नहीं कर सकते. यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज उस बंदे ने अनसिक्योर्ड बॉन्ड बेचे थे जो आपने खरीदे हैं. सो इट्स योर फॉल्ट नॉट हिज. तो कल को कुछ होता है तो आपका ही नुकसान है, आपके ही लगेगा जो लगेगा. वो आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था चिल्ला चिल्ला के भाई ये अनसिक्योर्ड बॉन्ड है. आई कैन पे इट फ्रॉम द कैश फ्लो ऑफ द कंपनी बट आई एम नॉट गारंटिंग यू. लाइक आई सेड, लाइक इट्स रिटन ओवर हियर ऑल्सो कि इसमें असेट्स पे क्लेम है, कैश फ्लोज पे क्लेम है, बट कोई स्पेसिफिक क्लेम नहीं है. सबसे पहले मैं मेरे सिक्योर्ड बॉन्ड होल्डर्स पे पे करूँगा, फिर आपको देखूँगा. ठीक है, तो वो चीज़ है. एक तीसरा टाइप का असेट होता है, तीसरा टाइप का कोलैटरल होता है विच इज़ कॉल्ड मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज. जो भी एसपीवी में अपन बात कर रहे थे कि यू टेक आउट अ सर्टेन पूल ऑफ मॉर्गेजेस फ्रॉम द बुक्स ऑफ द एनबीएफसी. ठीक है, एंड जो पूल ऑफ असेट है उसके थ्रू ही यू यूज दोज कैश फ्लोज टू मेक पेमेंट टू द बॉन्ड होल्डर्स. इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया था कवर्ड बॉन्ड्स का. जो कोलैटरल बैक्ड बॉन्ड्स हैं उसमें एक और टाइप के बॉन्ड्स होते हैं कवर्ड बॉन्ड्स. कवर्ड बॉन्ड्स आर वेरी मच सिमिलर टू असेट बैक्ड सिक्योरिटीज़, बट उसमें बस एक एक्सेप्शन है छोटा सा कि देयर इज नो एसपीवी विच इज़ बीइंग क्रिएटेड. यहाँ पे एसपीवी कुछ क्रिएट नहीं होती. अभी जैसे मैंने पिछले वीडियो में पिछले थोड़े देर पहले भी ये बोला था कि इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अ एनी कॉरपोरेशन टू सेपरेट आउट सर्टेन असेट्स फ्रॉम द बुक्स एंड देन रेज मनी ऑन दोज असेट्स. ठीक है, फ्रॉम द इन्वेस्टर. बट एक ये तोड़ निकला है इस चीज़ का, सेम चीज़ करने का, विच आर कॉल्ड कवर्ड बॉन्ड्स. इसमें क्या होता है, मैंने मेरी बुक्स में से सर्टेन असेट निकाल दिए, बट वो निकाल के मैंने क्या करा, मैंने बोल दिया कि यार ये मैं मेरी बुक्स में दिखा दूंगा, मुझे दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है. एज ए एनबीएफसी आई कैन शो दिस असेट्स इन माई बुक, आई डोंट हैव एनी इशू, बट आई वॉन्ट टू रेस मनी ऑन दोज असेट्स. उसके केस के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट निकाला विच आर कॉल्ड कवर्ड बॉन्ड्स. कवर्ड बॉन्ड्स में कोई एसपीवी रिक्वायर्ड नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है. जो असेट है वो एनबीएफसी के बुक्स में ही रहते हैं, जो इशूइंग कॉर्पोरेशन है उसके बुक्स में ही रहते हैं. स्पेशल लेजिस्लेशन प्रोटेक्ट्स द असेट इन द कवर्ड पूल. In the event of firm insolvency, there are also another bankruptcy remote vehicle, much like SPVs also, bankruptcy remote vehicle. One of the biggest advantage of covered bond over MBS is that special legislation provides recourse to the issuing firm that must replace or augment the NPAs in the cover pool so that it always provides for the payment of the covered bonds. ये कहना चाह रहा है कि सबसे बड़ा एडवांटेज कवर्ड बॉन्ड का यही है कि द लायबिलिटी स्टिल रिमेन्स विद द मेन इशूअर. जब एसपीवी था उसके केस में क्या था, एनबीएफसी तो भाई अपनी बुक से वो बॉन्ड हटा के हल्की हो गई कि भाई ये ले जा बॉन्ड, मेरे बुक से ये असेट है, ये असेट एसपीवी में डाल दिए. एसपीवी ने उसके बेसिस पे फंड रेज कर लिया बॉन्ड इशू करके. कल को कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द एसपीवी टू मेक पेमेंट टू द बॉन्ड होल्डर्स. ठीक है, बट कवर्ड बॉन्ड में इस चीज़ का तोड़ ये निकाला कि कवर्ड बॉन्ड ने बोला कि ठीक है भाई तुम मेरे बुक से असेट निकाल दो, बुक से असेट साइड कर दो. ठीक है, बट इसमें कोई एसपीवी मत बनाओ, लास्ट लायबिलिटी मेरी ही रहेगी रीपे करने की. जो एनबीएफसी है जिसने कवर्ड बॉन्ड्स इशू करे हैं उसकी ही लायबिलिटी रहेगी पे करने की, वो ही पे करेगा. देयर इज नो एसपीवी, देयर इज नो एसपी, आई विल रीपे दोस मनी एंड इन द कोर्स इफ आई एम नॉट एबल टू पे यू कैन ऑगमेंट द एनपीएस in the cover pool, or you can force me to pay for the payment of the covered bonds, which is a very good way. And covered bonds are secured bonds, so still the legal liability of the bond issuer remains, which is a very good thing in the covered bonds. Now how bonds are affected by the credit enhancement. क्रेडिट एनहांसमेंट क्या होता है, दो टाइप का हो सकता है, तो इंटरनली क्रेडिट एनहांस हो जाए या एक्सटर्नली क्रेडिट एनहांस हो जाए. इंटरनली क्रेडिट एनहांस कैसे होगा, इंटरनल क्रेडिट एनहांसमेंट से पहले ये समझो कि क्रेडिट एनहांसमेंट का मतलब क्या है. क्रेडिट एनहांसमेंट का मतलब ये है कि यू आर सिक्योरिंग द बॉन्ड इशूअर. किसी तरीके से जो कोलैटरल है उसको आप एनहांस कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर इन सम वे और द अदर. कुछ भी करके भाई कपड़े बच जाए हमारे इन्वेस्टर के, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए. दैट इज व्हाट यू वांट, राइट.
सो उसका एक तरीका है इंटरनली इसको कर दो. इंटरनल कैसे कर सकते हैं? ओवर कोलेटरलाइजेशन कर दो. ओवर कोलेटरलाइजेशन से मतलब है कि जो प्लेस्ड असेट है उसकी वैल्यू डेट से ज़्यादा हो जाए. मान लो कि आज मैं गया, मैंने बोला कि मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, मैं बॉन्ड इशू कर दूंगा. बोला ठीक है भाई, ले लेके तेरे बॉन्ड. तो उसने बोला ठीक है, कोलेटरल कितना देना पड़ेगा? वो बोलते हैं भाई 150 करोड़ का. और ये होता है, कई जगह होता है. जब NCDs, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, काफ़ी कुछ कॉर्पोरेशंस इशू करती है, सो सेबी कुछ कॉर्पोरेशंस को स्पेसिफिकली बोलती है कि अगर आपको 100 करोड़ रेज करने हैं तो आपको 1.25 टाइम्स 1.5 टाइम्स का कोलैटरल आपको देना पड़ेगा.